गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरे, हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस शो में और प्रोग्राम का आगाज। अच्छा, दिन अच्छा तभी गुजरेगा जब किसी का मूड अच्छा होगा। सुबह सुबह जब सब इतनी टेंशन में उठ रहे होंगे, पूरा दिन हमने आज क्या करना है, क्या हमारा स्केड्यूल होना चाहिए, तो खाक दिन अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हो सकता है। और सुबह सुबह उठ के अगर अम्मी ने डांट दिया, किसी से लड़ाई हो गई, या आप रात में बहुत सारी अगर ऐसी थॉट्स के साथ आप सोए हैं, या आप बहुत लेट सोए और आपको सुबह जल्दी उठना पड़ गया है तो ऑब्वियसली उस लिहाज से किसका मूड अच्छा होगा? हो सकता है। अब मेरी बात सुने, अब ये भी बताएं लोगों को। अब आपने लोगों को ये बताया ना कि मूड मतलब आपका दिन अच्छा गुजरा, अभी बताए कैसे गुजरे? अच्छा से नाश्ता करें। आपकी अच्छा शुएब की जो सुई है ना, वो नाश्ते से शुरू होती है और वो नाश्ते पे खत्म होती है। नहीं, वो सुबह नाश्ते पे खत्म होती है। मतलब खाने पे तो खाने से शुरू होती है और वो खाने पे खत्म होती है। ये होल स्टोरी वैसे तकरीबन 80% पाकिस्तानी शायद यही नहीं कर रहे होते, खाना खा रहे होते हैं मूड ठीक करने के लिए। काफी सारे लोग होते हैं। आप उनसे पूछें आउटिंग का, तो आउटिंग के नाम पे क्या हो रहा होता है? खाना खाने जा रहे होते हैं। सही बात है। वैसे ये बात तो आपने सही कि मूवी देखनी हो तो आपके सामने पूरा एक प्लेटर होना जरूरी होता है, वरना आप कहते हैं जी मूवी का मजा नहीं आया मूवी का। अच्छा, कोई गैदरिंग हो रही है तो उसके अंदर भी खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वैसे ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि मूड हम अपना ठीक करने के लिए हम खाने पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही आप कहीं जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, तब भी आपके डिस्कशन ज्यादा क्या हो रहा है, मेन्यू क्या होगा, क्या बनाया जाए, इस बार क्या होना चाहिए। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं जब आपका मूड खराब होता है? मैं क्या करता हूँ? हाँ, मतलब आपका मूड खराब है और आप अपना मूड अच्छा करना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू डू? मैं सो जाता हूँ। आप सो जाते हैं, इट्स गुड थिंग। मतलब आपका मूड अगर खराब है, बहुत लोग अगर डाउन फील कर रहे होते हैं तो प्रेफर के वो थोड़ा सा आइसोलेट कर ले अपने आप को और वो सो जाए, मतलब इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, वैसे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो कि मैंने जब एक्सपीरियंस की है वो है जिम। जब एक्सरसाइज करता हूँ तो अगर मेरा मूड ख़राब भी हो तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर हिम्मत करनी पड़ती है ना। किसी दिन आप बहुत थके हुए होते हैं, आप हिम्मत नहीं कर रहे होते कि आप जिम जाएं, तो फिर इंसान कहते हैं मैं सो ही जाता हूँ। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो वाकई, अगर आपका एक बुरा दिन गुजर रहा है या आपका मूड अच्छा नहीं है, कोई और डिप्रेशन एंग्जाइटी है, तो आपका वाकई दिन बेहतर हो जाएगा उस एक्सरसाइज के बाद। ये तो हमने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आप अपना एक्सपीरियंस आज हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। आज हम बाकायदा टॉपिक करेंगे कि मूड अच्छा कैसे किया जाए और आप अपना मूड अच्छा करने के लिए क्या करते हैं। आप भी ज़ाहिर है टिप्स अच्छी हमें दे सकते हैं। जो चीज़ें आप, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो क्या करें, और वो उसी तरह डिप्रेस होते हैं, अपसेट रह रहे होते हैं, दिन उनका बड़ा बुरा गुजर रहा होता है और उस टाइम को किस तरह से वो यूटिलाइज करें उनको नहीं समझ आ रही होती। तो आज आप भी हमें हेल्प कर सकते हैं और आगे चल के हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी और वो भी हेल्प आउट जरूर करेंगी। कॉल्स आप हमें वैसे एक और सवाल जी, क्या मौसम का भी इम्पैक्ट मूड पर होता है? बहुत ज्यादा होता है सर्दियों में, इसीलिए तो कहते हैं ना लोग शायर बन जाते हैं और प्रॉपर वो डिप्रेशन वाले फेज में चले जाते हैं। आज आप जरा शायरी तो मैं बताती हूँ, बता दें। आज शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन मौसम का हाल मैं ज़रूर बताऊंगी सबको कि मौसम का हाल कैसा है। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 5 ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, लाहौर में कम से कम 8 ज़्यादा 21, कराची में कम से कम 14 ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके अलावा पेशावर में कम से कम 6 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोयटा में कम से कम -1 है और ज़्यादा 15 है। अच्छा, ये देखा जाए अगर ओवरऑल मौसम की अगर बात करें तो थोड़ा मैं क्या बात कर रही थी, कराची में हल्के से बादल है और जो कोयटा में हल्की सी ठंड है। हल्की सी ठंड है जी, हल्की ठंड नहीं है, -1 है, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, सर्दियाँ एंजॉय करें सारे, और ऑप्शन भी कोई नहीं। कहते ऑप्शन भी जब, अच्छा वैसे ये बात है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसके बाद क्या, आज गर्मी आती है कहते हैं बहुत गर्मी हो गई, सर्दी आती है गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, सर्दी के मौसम में सर्दी होगी, जो कहते हैं आज बहुत ठंड है, जाहिर है ठंड होगी, ठंड तो होगी। अच्छा, इसमें पैक करें, बिल्कुल पैक करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि हम देखते हैं कि अक्सर वो हीटर्स बहुत ज्यादा ऑन हो रहे होते हैं या इन्वर्टर्स लगे हुए हैं आपके पास, तो आप उसको ऑन कर लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, मोजे, जुराबें, मफलर, टोपी, अपने आप को वैसे गर्म रखें। खाने पीने ऐसे खाएं, यानी सूप्स एंड कावा, चाय या ऐसे कोई मशरूबात कि आपके जिस्म को गर्माइश मिले, बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट हो हीटर्स पे, चूंकि वो ज़ाहिर है ज़िया भी है एनर्जी का और फिर बिल भी ज़्यादा आता है। तो बेहतर यह है कि अपने आप को गर्म रखें, क्योंकि उससे फिर
ड्राइनेस भी होती है। नेचुरल तरीके से रहें। अक्सर मेरे अब्बा ये बात बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी नेचुरल तरीके से आपको रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी पे, नई नई मशीन्स के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हीं को ही इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरली जब आप रह रहे होते हैं तो आप मौसम का अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, आपकी सेहत के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तानियों ने गूगल पर 2023 में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। तो लगता यह है कि सब क्रिकेट के दीवाने हैं, क्योंकि अगर हम गेम्स की बात करें तो क्रिकेट इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जो है वो सर्च में नहीं, वो सेकंड नंबर पर रहा। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, यानी 2023 में अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप। और ये 3 मैचेस जिसको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया। और इवेंट्स कैटेगरी में सबसे ऊपर अगर देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग का नाम है, जिसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप, और तीसरे पर एशिया कप, चौथे पर इंडियन प्रीमियर लीग को सर्च किया गया है। तो ये तो हमने बात कर ली खेल के मैदान की। वाह जी वाह, क्या बात है। और फिल्म्स में क्या सर्च किया गया? फिल्म्स में लोगों ने क्या सर्च किया उसकी अगर बात की जाए तो हॉलीवुड की जो फिल्म है, एक क्या नाम है जी, हॉलीवुड फिल्म के बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि लोग मतलब ज्यादा जो है वो बॉलीवुड या ओवरऑल लॉलीवुड, हमारी तो अपनी फिल्म्स भी अच्छी खासी अगर देखा जाए तो वो भी होती है, लेकिन लोगों ने जो है वो बहुत सर्च किया। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा सर्च किया है। और इसके अलावा अगर न्यूज़ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो गज़ा में जंग जारी है, मैं इसको जंग का नाम बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं इसको कहूँगी जो कि मज़ालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों ने गूगल पे सबसे ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश की है। बिल्कुल जी। और आगे बढ़े, कुछ और कैटेगरीज अगर शेयर करें और रेसिपीज़ की बात करें कि रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया, क्योंकि आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी खाने पीने की बात हो रही थी। खाने पीने के शौकीन पाकिस्तानी, समोसा बनाने की रेसिपी को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है कि समोसे किस तरह से बनाए जा सकते हैं। समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता क्या कहते। सुबह सुबह आ जाते हैं इंग्लिश में, मुझे उर्दू में पूछे समोसा कहते हैं। मैं देसी बंदी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपनी जुबान का बहुत प्यार है। अंग्रेजी में भी समोसा ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, समोसा ही कहते हैं। समोसा फिर आ जाएंगे कहेंगे जी जैगरी और पता नहीं, ओ गॉड, क्या समोसा उसी शेप का क्यों होता है? मुझे क्या पता क्यों होता है, किसी और शेप का क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता मुझे क्या पता क्यों नहीं होता? मुझे लगा इनको पता तभी मेरे से पूछ रहे। अच्छा जी, मुंह में पानी आ जाएगा आपके अभी। और उन लोगों जिनको कलेजी बहुत पसंद है तो कलेजी बनाने के तरीके जो है वो दूसरे नंबर पे रहे, ठीक है। और कलेजा साड़ने पर किस नंबर पे रहे वो उन्होंने नहीं बताया, उसको हम गूगल करेंगे। अच्छा, उसके बाद शीर खुरमा के बारे में, उसके बारे में भी सबसे ज्यादा सर्च किया। आपको आता है शीर खुरमा बनाना? मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे सीखना भी नहीं है। एक बार आपको कोई चीज आ जाए ना, उसके बाद घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, वो भी बनाओ। चाय बनाने वाले जो है, अच्छी चाय बनाने वाले जो है वो रह जाएंगे। अच्छा, नमकीन गोश्त, वो बहुत ज्यादा सर्च किया गया। केचप बनाने का तरीका, एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा सर्च किया गया है। तो खाने पीने की कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। हमने छोटी करके आपको शॉर्ट सा बताया। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चैट जीपीटी जो है, इसको बहुत ज्यादा सर्च किया गया। Of course. मैंने कहा फिर भी बता दिया जाए कि यही है जिस पर ज्यादा सर्च हुआ है। ठीक है जी, बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। रिकॉर्ड बनाने वाले अमेरिकी शहरी की बात करते हैं। 251वां आलमी रिकॉर्ड कायम किया और दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका से इनका ताल्लुक है, डेविड रश, और उन्होंने तीसरी बार कलील तरीन मुद्दत में गेंदों को ग्लासों में डालने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। और ये मजमूई तौर पर 251वां आलमी रिकॉर्ड है। डेविड रश ने 1.64 सेकंड में 5 पिंग पोंग गेंदों को बाउंस करके शीशों के 5 ग्लास में कामयाबी से डाला। पिंगियों को अच्छा, पिंगियों कहते हैं इनको। नो, मैं देसी जुबान की बात कर रही हूँ कि अक्सर इलाकों में ना, अक्सर जब बच्चे खेल रहे होते हैं कहते हैं वो वाली जो पिंगियाँ हैं, वो लाके तो छोटी वाली जो टिक-टिकी बॉल्स होती है, आपके दौर में भी थी, लेकिन पिंग पोंग आपके दौर में भी थी गेंद ऑब्वियसली मेरी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी आपने खेला था इनसे? मैंने खेला था इनसे, क्योंकि कल की तो बात है, अभी मतलब कुछ दिन तो कुछ अर्से पहले की बात है। अभी एकदम थोड़ी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलता, अभी थोड़ी खत्म हो जाएगी इतनी जल्दी। 30-35 साल तो यूं गुजरते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने बात कर ली ये पिंग पोंग बॉल की, जिसमें सबीन ने एक एडिशन आज मेरे लिए कर दिया है। क्या पिंगियां? नहीं, it's not even a word. It is such a cute word actually. पिंगियों। वो पिंग पोंग बॉल्स को हम तो पिंग झूले को कहते थे, पिंग ले रहे हैं। पिंगियां नहीं, पिंग पोंग बॉल्स होती है ना, ये जो टिकटिकी भी कह रहे होते हैं, टिकटिकी वाली बॉल, और ये पिंगियां भी। टिकटिकी और पिंगियां
ठीक है जी, आप में से किस किस को पिंगिया वर्ड पहले से मालूम था? वोकैबुलरी में इजाफा किया, अगर नहीं भी आपको पता था तो आज देखिए, आज मैंने वोकैबुलरी में इजाफा कर दिया। अक्सर आप मुझे बता रहे होते हैं कि क्या होता है, लेकिन मजे का लफ्ज था। चले बढ़ते आगे। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ, इसके साहिल के करीब गहरे पानियों में एक बड़ी वेल को तैरते हुए देखा गया है। और जिन लोगों ने इस बड़े मैमल को देखा, जरा मैमल है ये, वो कहते हैं कि वो साहिल समंदर से गैर मामूली कुर्बत की वजह से उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं कि वो ज़रा इतना करीब है और बहुत डीप वाटर्स में नहीं है, और इसीलिए वो ज़रा सा फिक्रमंद भी है। अच्छा, ये तो टच भी कर रहे हैं इसको। एग्जैक्टली, नाइस, डर भी नहीं रहे। आओ, कौन नहीं डर रहा वैसे? वेल या मछली या बंदे? नहीं, बंदे नहीं डर रहे, मतलब वेल में तो अच्छी खासी पावर होगी, लेकिन वो जिस तरह उसकी मूवमेंट लिमिटेड है ना, तो लग रहा है कि वो शायद बूढ़ी हो गई है। नहीं, और कोई ऑप्शन होती भी नहीं है। हम दुख मना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लाइक ओहो दुख मना रहे हैं। ऑब्वियसली जानदार है, दुख तो होता है। हाँ, बट एजिंग तो होती है ना, इट्स नॉर्मल प्रोसेस। ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं जी। घर बैठे ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस अब आप हासिल कर सकते हैं। पंजाब में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप लॉन्च कर दी गई है, और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जो ऐप लॉन्चिंग पर आईजी और पीआईटीबी हुकामी कोशिशों की तारीफ वो अपनी जगह। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब ये मालूम हुआ कि वो डाउनलोड ही नहीं हो रही, डाउनलोडिंग में मसाइल आ रहे हैं, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने इसका नोटिस भी लिया है और कहा है कि आखिर डाउनलोड क्यों नहीं हो रही। वो खुद पहुंचे थे खिदमत मरकज़ में, वहाँ एक नौजवान का फ़ोन लिया, डाउनलोड करने की कोशिश की, वो डाउनलोड नहीं हुई। तो डाउनलोडिंग का मसला आ रहा है जी। वैसे नहीं, मुझे एक बात बताएं, कहते कौन सा ये कमाल कर दिया इन्होंने। पहली बात है ऐप लॉन्च करके, क्योंकि लर्नर बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें एक्चुअली आपकी ज़रूरत उस तरह से फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आपको वो लर्नर बना के दे देते हैं। हाँ, एक्चुअल जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो ऑब्वियसली एक टेस्ट देना आपको पड़ रहा होता है, और उस टेस्ट ज़ाहिर है उसके बाद आपको लाइसेंस देना नहीं देना वो फैसला किया जा रहा होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है, और आज हम देखें किन किन चीज़ों को हम सेलिब्रेट करें कि घर बैठे आपको लर्नर मिल जाएगा। व्हाट्स समथिंग बिग, मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि घर बैठे मिल जाएगा। वाकई घर बैठे मिलना चाहिए, लोगों का वक्त बचना चाहिए, हर चीज अब एक तरह से कि आप इतनी लाइन में लग जाते हैं वहां पर सेंटर्स में। अगर आप जाते हैं तो इतनी लाइन में आप लग रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस एक प्रोसीजर से गुजरने के लिए कि आपको लर्नर चाहिए। और मैं बिल्कुल आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सबीन, मैं भाई के साथ गया था, भाई ने बनवाना था लर्नर। लिटरली बता रहा हूँ आपको, 4 घंटे लगे थे खिदमत मरकज में, तो 4 घंटे जाया हुए एक तरह से। और जो बात है ना, घर आईडी कार्ड चाहिए होगा उनका, सिर्फ आईडी कार्ड, जरा वो पूरे रश होता है, आईडी कार्ड दिखाना है और डिटेल्स एंटर करने हैं, उन्होंने तस्वीर लेनी है और आपको लर्नर। और जो चीज इजीली ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू हो सकती है, जो कि अभी ये स्टेप ले दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही ना, डाउनलोड नहीं हो, वो भी डाउनलोड नहीं हो रही, अच्छी वाली नहीं बनाई, महंगी वाली नहीं बनाई, लगता है थोड़े पैसे लगा लेते तो बड़ा अच्छा होता। वैसे पैसे क्यों लगा लें, इनका इतना मैंडेट नहीं है ना पैसे लगाने वाला। अच्छा, ये हम इनका तो मैंडेट इतना टाइम तक रुकने का भी नहीं था। बात तो ये भी सही है, कैसे गए इतने अरसे तक? इलेक्शंस भी तो होना था, वो तो इलेक्शंस भी तो होने ही थे ना, वो भी तो नहीं हुए। तो मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चुंबक की बात नहीं है। ठीक है जी, चलेंगे तो बात कर लिया हम लर्निंग लाइसेंस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इनिशिएटिव्स वाकई लिए जाने चाहिए कि चीज़ें आसानी की तरफ जाएं। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं इसराइल फोर्सेस जिस तरह से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रही हैं, दुश्मनी की तमाम हदें पार करती नज़र आ रही हैं और नई मिसालें कायम करती नज़र आ रही हैं। इस कशीदगी में गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, लाखों को बेघर कर दिया, लेकिन उनकी फस्तायत रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक जी हाँ शुभ, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है उसमें लिटरली हर इंसान सिर्फ ये सोचता है कि कोई इतना जुल्म कैसे ढा सकता है। इसराइली फौजी को देखा जा सकता है कि वो किस तरह से गजा में एक फ़लस्तीनी दुकान में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। पीछे जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो हंस रहे हैं, वहाँ पर जितनी वहाँ पर चीज़ें हैं उनको किस तरह से ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, चीज़ें गिराई जा रही हैं, चीज़ों को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर ये भी सुनने में आ रहा था, कुछ चीज़ें भी उठा के बीच में ले गए, मजाक उड़ा रहे हैं चीज़ों का। वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरानगी होती है ये सारी देखकर, बच्चों की चीजें इसके अंदर हैं। किसी ने कितनी मेहनत करके ये दुकान लगाई होगी, बेहिसी की हद है ये, और आप ये हैरान रह जाते हैं क्या इनके पास दिल नहीं है। कोई पूछे इसराइल से, कोई पूछे इसराइली फौज से, क्या ये जो प्ले कार्ड्स हैं या ये जो कार्ड्स हैं, ये जो पेंसिल्स हैं, ये जो बच्चों की चीजें हैं, ये टेररिस्ट हैं? स्टिकर्स हैं छोटे छोटे, बच्चे जो अपनी नोटबुक के ऊपर लगाते हैं वो स्टिकर्स हैं यहाँ पर। और हैरानगी होती है कि कैसे
कैसे आप इस कदर नफरत किसी के लिए आप कैसे पाल सकते हैं? मतलब आप कुछ भी कोई कर ले, आप बच्चों के लिए या किसी भी दूसरे शख्स के लिए आप इतनी नफरत आपके दिल में कैसे आ सकती है? ये वाकई सवाल है, निशान है, और इसमें इंसानियत पे सवाल होने शुरू हो जाता है कि इंसानियत आखिर है कहाँ पर और दुनिया क्यों खामोश है। दुनिया की अगर मैं बात करूँ शुएब, दुनिया फिर भी बोल रही है, लोग बोल रहे हैं। आप किसी भी मुल्क की आवाम की तरफ देखें, आवाम प्रोटेस्ट भी कर रही है, आवाम बाइकआउट भी कर रही है, आवाम सवाल उठा रही है। हर महफिल के अंदर, हर इवेंट के अंदर सवाल उठाया जा रहा है वहां पर। लेकिन क्या है, सिर्फ हुकूमतें चुप हैं, हुकूमतें खामोश हैं, लीडर्स खामोश हैं, इदारे खामोश हैं, जिन्होंने इसको रोकना है वो खामोश है। और सिर्फ बात फ़लस्तीन की नहीं है, अगर हम कश्मीर की बात करें, सुलगती वादी का जिक्र करें, जिस तरह से वहाँ पर दहाइयों से जुल्म ढा रहा है भारत, उसका जिक्र भी करता। कल जो हमने शेयर भी किया था आपसे, जिस तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का इकदाम दुरुस्त करार दिया और इसके खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद की, तो इस पर आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिबाना फैसला सुनाया और क्या कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है और हम कहते हैं, ये दुनिया कहती है अटूट अंग नहीं है। और आर्टिकल 370 जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आर्जी था और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जो सदर का हुक्म था वो आईनी तौर पर दुरुस्त था, ज़ाहिर है ये एक गलत फैसला है। और कश्मीरी अवाम और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस फैसले पर शदीद तनकीद कर रही हैं, मुस्तरद कर रही हैं इस फैसले को, और इसे मकबूजा वादी के लिए एक नए स्याह बाब के आगाज़ के तौर पर देख रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी मशाल मलिक साहिबा मौजूद है। मशाल से बात करेंगे। मशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मशाल साहिबा, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तो ख़त्म की करने का फैसला दुरुस्त करार दिया, आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पर? देखिए, ये जो सो कॉल्ड सुप्रीमेसी है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ना सिर्फ कश्मीरी कौम नहीं मानती, बल्कि अगर इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक देखें, तो कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इट फॉल्स अंडर द यूएन। तो जितने भी यूनिलैटरल इलेजिटिमेट एक्शंस हिंदुस्तान लेता रहा है ओवर द डेकेड्स, अगर हम देखते रहें, और स्पेशली 5 अगस्त 2019 को जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन्होंने एब्रोगेट किया, और फिर उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स को वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट स्टेटहुड देना या डोमिसाइल्स इशू करना, और कश्मीरियों को अपनी ज़मीन के ऊपर डिसएम्पावर करना और रेफ्यूजीज़ बना देना, ये तो कम्प्लीटली जो लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है। और सबसे बढ़ के कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट जो है, जिससे हमने कभी भी नहीं मतलब एक्सपेक्ट किया था कि कभी हमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि उसका तो सीरीज़ ऑफ ऐसे डिसीजंस हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पे ख़ास तौर पे कश्मीरियों को टारगेट किया गया। यहाँ तक कि अफजल गुरु शहीद को फांसी चढ़ा दी गई, जो कश्मीरी था, इंटेलेक्चुअल था, और उसको सिर्फ इसलिए कोई प्रूफ्स नहीं थे टू सेटिस्फाई द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन पब्लिक। उसी तरह हम अगर मकबूल भट्ट शहीद का देख लें, उनको फांसी घाट चढ़ाया गया, आज तक ना उनकी ना अफजल गुरु की हमें जस्तिखाकी मिली कश्मीरियों को। बाबरी मस्जिद का देख लें, फिर यासीन साहब का जो इस वक्त केस चल रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड था। और वहाँ पे जिस तरीके से इनकी पॉलिसीज़ चलती रही हैं और कोई रोक टोक नहीं थी, और 4 साल पेंडिंग रहा है ये केस, और इन 4 सालों के अंदर धड़ाधड़ हिंदुस्तान की सरकार ने, जो आरएसएस की सरकार है, उसने वहाँ पे जो ऑलमोस्ट 50 लाख जो हैं इशू किए हैं 5 मिलियन डोमिसाइल्स इंडियंस को, और ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व। अच्छा मिशाल साहिबा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है, वहाँ पर रहने वाले कश्मीरियों के साथ किस कदर उन पर मजालिम ढाए जा रहे होते हैं, आवाज़ वो अपने लिए बुलंद कर रहे होते हैं, लेकिन उस आवाज़ को भी बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये फैसला भी आ चुका है, अब मज़ीद क्या मुश्किलात आप देख रही हैं, क्या नुकसानात होंगे, क्या चीज़ें हमारे सामने हैं? अब देखिए, मुश्किलात तो हमारी बढ़ती जा रही हैं, बल्कि एक तो पहले हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक दहशतगर्द आरएसएस हुकूमत आई, उससे पहले हिंदुस्तान की टेररिस्ट फोर्सेस वहाँ पे रही हैं, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, 10 लाख से ऊपर उनकी तादाद हो गई है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग, हर चीज़ हो रही है वहाँ पे। और उसके बाद हर मोमेंट जो है नए से नए वॉर क्राइम्स को अडॉप्ट और लेजिटिमाइज़ किया जा रहा है। तो उनकी अपनी जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने दुनिया को भी प्रूव कर दिया है कि दे आर नॉट सेक्युलर एट ऑल, ये आरएसएस और हिंदुत्व की ही
आइडियोलॉजी जो है वो सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो उसको ओबे करेंगे और कश्मीर में ये हर हद तक जाएंगे। और उन्होंने अपने पब्लिकली भी बयानों में कहा हुआ है, बयानात के अंदर, कि ये वहाँ पूरा कब्रिस्तान भी बना देंगे मगर कश्मीर को अपने से कब्ज़ा उसका नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यही है कि जो जेनोसाइड वो करें उसको एक और स्टैम्प। तो ये बहुत ब्लडशेड, बहुत बड़ा ब्लड बात है। और हाल ही में जो पैलेस्टाइन के अंदर जो कुछ हो रहा है, सारी दुनिया जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स को देख रही है, तो उससे भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा उनको हो रहा है कि कश्मीर वो वाहिद खित्ता है पूरी दुनिया में जहाँ सबसे बदतरीन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, इतने काउंटलेस मैसेकर्स हैं, हर तरह की वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस, केमिकल वेपन्स, पेलेट्स, वॉर एज रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, क्या क्या नहीं यूज़ किया जाता। तो वहाँ की फुटेज आज तक किसी के पास इस तरह नहीं आई जिस तरह पैलेस्टाइन की आ रही है। और पैलेस्टाइन इज़ जस्ट 1/3 ऑफ इस्लामाबाद। तो आप ग्रेविटी और एस्केलेशन और ब्लडशेड और एट्रॉसिटीज़ का लेवल भी अनइमेजिनेबल है कश्मीर का, जहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं है ना जाने की, ना वहाँ की फुटेज को बाहर निकालने की। तो अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते कि वहाँ पे ओवर द डेकेड्स कितनी एट्रॉसिटीज़, और आगे भी यही है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ब्लडीएस्ट व्हाट यू कॉल ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड जो उनको। और मिशाल साहिबा, इस फैसले के बाद कश्मीरी सियासी जमातों की अगर हम बात करें, आपकी नज़र में उनको क्या लाएहमल इख्तियार करना चाहिए? देखिए, कश्मीरी जो हमारी हुर्रियत की क़यादत है उसने तो हमेशा से रिजेक्ट किया है, चाहे वो 5 अगस्त का एक्शन हो, चाहे कोई भी, चाहे वो ड्रैकोनियन लॉज की बात हो, चाहे कश्मीर की इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, ऑटोनमी की बात हो, राइट टू प्लेबिसिट, UN की करारदादों की बात हो, हक़ खुद इरादियत की बात से काम हम किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो जो कुछ वो इस वक्त कर रहे हैं और जितने भी वहाँ पे डमी इलेक्शंस, पपेट इलेक्शंस कराए जाते हैं ओवर द ईयर्स, हमने ये भी देखा है मकबूजा कश्मीर में कि उसके अंदर हार्डली 1 to 2% वोटर टर्नआउट होता है। हर कोई इलेक्शंस को बॉयकॉट इसलिए करता है क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। हमारी स्ट्रगल ये नहीं है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स चाहिए, हमारी स्ट्रगल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। UN की करारदादों के मुताबिक हमें अपना आज़ादी का हक़ दिया जाए, जो हमारा प्रॉमिस्ड और बर्थ राइट है। तो उससे कम हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी वो कर रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं, एक तो उनकी अपनी जो पपेट असेंबलीज थी उन तक ने इसको इंडोर्स नहीं किया जब ये इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया था 5 अगस्त का। ये खुद ही अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने वायलेट किया, जो भी इनकी जाली कॉन्स्टिट्यूशन है रिगार्डिंग कश्मीर इशू। फिर उसके बाद अब अगले सितंबर में अनाउंस कर दिया है कि 24 गालबन सितंबर को इलेक्शंस होंगे अगले साल, जाली इलेक्शंस मकबूजा कश्मीर में। तो वो जब होंगे तो लिटमस टेस्ट है सबके लिए कि उसमें जब अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई तो दुनिया के सामने प्रूफ होगा कि ये इंडियन नेशनल्स जो हैं वोट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 लाख इंडियंस वहाँ पे सेटल हो गए। तो क्योंकि पहले तो कभी भी कोई वोटर टर्नआउट होता नहीं है, तो ये भी एक और एम्पल मिसाल। ये सारी सिचुएशन ज़ाहिर आप एक्सप्लेन भी करिएंगे इस वक्त क्या हो रहा है और क्या इरादे भारत के नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर का? देखिए, इस वक्त अगर रियलिस्टिकली मैं देखूँ तो आप लोग दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त गाज़ा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, इनका आपस में मुकाबला चल रहा है नेतन्याहू का और मोदी का कि कौन कितने ज़्यादा पैलेस्टीनियंस या कश्मीरियों को शहीद करके कब्रिस्तान बनाएंगे। तो एक जो आई थिंक बहुत बड़ा आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी के अलावा हम दुनिया में एक नया लॉ जो इंट्रोड्यूस कर दिया है नेतन्याहू और मोदी ने कि जेनोसाइड इज़ द न्यू लॉ ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके तहत सबसे बड़ा क्राइम है दुनिया के अंदर, और एक पूरी नस्ल को ही ख़त्म कर देना और अपनी ज़मीन पे रेफ्यूजी या कब्रों में डाल देना उनको। और अब बहुत सी अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग जेलों में हैं, सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है। तो इसमें तो आई थिंक जब तक कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, आई सी कश्मीरी नेशन बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मगर ये नहीं है कि हम लोग मौतों से डरते हैं, शहादतों से डरते हैं। 10 लाख फ़ौज है मगर मुकाबला करें हम। इस वक्त बाकायदा सारे हमारे जो लीडर्स हैं इस वक्त जेलों में बंद हैं या उनको शहीद कर दिया गया है। इस वक्त तहरीक को उन्होंने उस तरीके से ऑर्फन कर दिया है। यासीन साहब पे भी फांसी का केस चला रहे हैं और अगली हेयरिंग 14 को फरवरी को है। कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जाली मुकदमों में इनको बंद किया हुआ है, डेथ सेल्स में बंद किया हुआ है, फिज़िकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ना कोई लॉयर है ना फिज़िकली प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर
बस ये अगर दुनिया इसके ऊपर नाकाम हो जाती है, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस, तो फिर तो आप समझें कि आपने वॉर को लाइसेंस दे दिया कि जब अमन का रास्ते सारे बंद हो गए हैं और जो पुरअमन डेमोक्रेटिक वॉइसेस सारी साइलेंस करके हमें ही अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी बना दिया, तो फिर दैट मीन्स के आपने मशाल साहब चूँकि यासीन मलिक साहब का भी जिक्र किया, मैं ज़रूर चाहूँगा, तिहाड़ जेल में वो कैद हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ सामने नहीं आती, कुछ बयानात आपके भी सामने आए कि कुछ जहर भी दिया जा रहा है उनको। मैं ज़रूर चाहूँगा क्या ख़बरें हैं उनकी सेहत से मुतालिक आपके पास? ओवर द ईयर्स उनको बहुत पहले भी ब्लड पॉइजनिंग हुई थी, जहर दिया गया था जिससे उनका मेटालिक हार्ट वाल्व है और उनको फिज़िकल टॉर्चर भी किया गया है ओवर डेकेड्स। मगर इस वक्त भी उनको जिस डेथ सेल में रखा हुआ है उनका खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, बहुत वो वीक हो गए हैं। बल्कि लेटेस्ट बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट, इतनी मुश्किल है चांद की भी आ जाएगी खबर, मगर कश्मीरी जेल्स की खबर नहीं आ सकती है मकबूजा कश्मीर में। पैलेस्टाइन तक की आपकी जेनोसाइड की खबर आ जाएगी, मतलब इजराइल से भी आगे बढ़ गया है इंडिया जिस तरह उसने दबाई हुई हैं। तो बहुत मुश्किल से जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी बहुत इस वक्त हालत फ़िज़िकली वीक है, उनको फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही, उनकी जान को सख्त ख़तरा है। और उसके साथ साथ ये उन्होंने फांसी की, जो तलवार लटकाई हुई है। हालांकि उनको मौत से डर नहीं लगता, वो कभी भी मतलब इन चीज़ों से ना डरे हैं ना आगे डरेंगे, ना ही कभी उन्होंने कभी किसी भी किस्म की ग़ुलामी कबूल की है। बट एज़ अ फैमिली मेम्बर बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, और स्पेशली जब इंडिया इज सिग्नेटरी ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड जेनीवा कन्वेंशंस ऑन जेनोसाइड, तो ये सारा कुछ जो कुछ किया जा रहा है इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस एज अ फैमिली मेम्बर एंड फॉर आवर इंटायर नेशन ऑल्सो कि धड़ाधड़ एक के बाद दूसरे लीडर को शहीद किया जा रहा है। मिशाल साहिबा, ऐसे में तो लग तो यही रहा है कि जैसे इंडियन अदालतें खुदा न खास्ता हर हाल में यासीन मलिक को सजाए मौत ही देना चाहती हैं। इसको किस तरह से डील किया जाएगा फिर? देखिए, ये तो हर रोज़ आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप इतनी बड़ी तहरीक का आपको अल्लाह की तरफ से एक ज़िम्मेदारी मिल जाती है कि आप उस इतने अजीम लीडर के लाइफ पार्टनर के अलावा एक पूरी तहरीक को हौसला देना और उसकी उम्मीद बनना बहुत मुश्किल काम है। और मैं दिन रात एक कर रही हूँ जितना हो सकता है यासीन साहब के हवाले से, जितने भी हमारे हुर्रियत की क़यादत हैं उनके हवाले से जो मैं पिटिशन्स ऑनलाइन जो दे सकती हूँ, स्पेशल प्रोसीजर्स के अंदर जो बाहर की दुनिया में जहाँ जहाँ राब्ते हो रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एम्बेसडर्स के साथ, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ जहाँ हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। अब आगे इनका आपने देख ही लिया है, चाहे वो इज़राइल हो चाहे वो इंडिया हो, पूरी दुनिया इस वक्त पैलेस्टाइन के लिए निकली हुई है, मगर इज़राइल रुक नहीं रहा। सीज़ फायर भी उसने जो हल्की सी चंद आवर्स की मैं कहूँ वो हुई थी, उसको भी तोड़ा। और फिर किस तरीके से खुलेआम इंटरनेशनल लॉ और यूएन की करारदादों को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और सरपास किया जा रहा है। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि यूनाइटेड नेशंस शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी and international criminal tribunals on this and put India and Israel under international economic and defense sanctions। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। या तो फिर यही हम कह दें कि अच्छा है जंग होती रहे और जेनोसाइड होता रहे और दुनिया जो है वो बिल्कुल ही लाचार हो गई है, बेबस हो गए हैं। बस एक चीज़ और जानना चाहते थे मशाल साहब, आप जाते जाते अपनी बेटी से मुताल्लिक आपने कुछ बताया था कि उन पर भी हमला किया गया था, मैं ज़रूर चाहूँगा अगर उस पर थोड़ी बात कर लें। कि ये बच्ची जब 2 साल की थी, अब तो 11 साल की है, तब का वाक़या है कि उसके बाद तो वो मिली नहीं है 9 साल ना मैं मिली हूँ यासीन साहब को। तो वो जेल में जब मेरे साथ गई थी तो उसको भी उन्होंने बॉडी सर्च और उसको जिस तरीके से अटैक किया था बच्ची को हमारी, तो मतलब बच्चों को भी वो स्पेयर नहीं करते। तो वो बच्चों को भी स्पेयर नहीं करते। वाकई जिस तरह से रिपोर्ट्स वहाँ से आती हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली होती हैं। बहुत शुक्रिया मशाल मलिक साहबा साथ मौजूद थी और हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबात से कबल कई सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और इतलात ये भी आ रही हैं कि इसके राब्ते जो राब्ता कमेटियां हैं उनके अरकान अब अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट की भी बातचीत में मसरूफ हैं। उनके साथ के कोई बात शायद हो सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो उसने अपने गढ़ सिंध की उसमें अपने हलकों की अगर बात की जाए तो इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी फाइनल कर दिए हैं कि कौन कौन इलेक्शन में खड़ा
होगा। तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो नए चेहरे हैं उनको भी मैदान में उतारने की बातें हो रही हैं कि नए चेहरों को भी शायद चांस दिया जाएगा, वो भी सामने। तो इसी बारे से बात करते हैं। हमारे साथ इस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब मौजूद हैं। ताज साहब बहुत प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताज साहब, ये जो बातचीत हो रही है और अभी ये जो खबरें आ रही हैं कि राब्ता कमेटियों ने इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टियों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, अब थोड़ा हकाइक से आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? ये इत्तलात गलत हैं। हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे और हम हर सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इसीलिए क्योंकि इलेक्शन में एक जो हमारा बड़ा मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम और परफॉर्मेंस को हम लोगों में लेके जाएं और वो जो पुरानी सियासतगरी है उसको तर्क करके जो एक नया तरीक़ा है और एक तरक्की पसंद सियासत है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इंतखाबात के मरहले पे हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते कि उस पुरानी सियासत को छोड़ के और नया जो सियासी तरीक़ा है जो कि एक अवामी तरीक़ा है कि जिसका मरकज़ अवाम है, पीपल सेंट्रिक जिसे कहते हैं, उस पॉलिटिक्स को आगे लाया जाए। ना सिर्फ ये कि हम अशराफिया के मफादात की सियासत करें या ये कि जो एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो चुका था तो हम फिर से उसको सियासत में लाने की कोशिश करें। हमारा ये तरीक़ा नहीं है और हम बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े होकर इंतखाबात। और ताज साहब, नए चेहरे इस इंतखाब में सामने आएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, ऐसी इतलात भी आ रही हैं जो हलकों में इंतखाबी उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, क्या वाकई नए चेहरे हैं? देखिए, वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं वो बैठे हुए हैं, वो गौर कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के सीनियर होते हैं जिनकी बड़ी खिदमत है, जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये हलका है कि जिसमें ये लड़ते रहे हैं इलेक्शन और इस हलके के लोग उनके साथ हैं, तो वो उन्होंने अपने हलके इंतखाब के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक हतमी फ़ैसला जब तक ना हो जाए उम्मीदवारों के बारे में, तो उस वक्त तक ख्वाहिशात को ख़बर नहीं बनाया जा सकता। ख़बर उसी वक्त बनेगी जब एक अनाउंसमेंट हो जाए। थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ आपसे साहब कि इस वक्त हम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी तनकीद करते हैं नवाज शरीफ साहब पर। ज़ाहिर इससे पहले उन्होंने देखा कि इत्तेहादी हुकूमत थी, हुकूमत साथ बनाते हैं, मिल बैठ जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर तनकीद करते हैं। इस पर PMLN कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानबाजी है। मैं आपसे कमेंट ज़रूर लूँगा कि वाकई सियासी बयानबाजी है, वजह क्या है, इतनी तनकीद क्यों है PMLN पर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से? ये शायद मेरे ख्याल से अगर आप इस सवाल को इस तरीके से ना कहते, क्योंकि किसी शख्सियत से हमारी जंग नहीं है, किसी पार्टी से हमारी जंग नहीं है और हम हर एक के इज़्ज़त एहतराम करते हैं। जो सियासत है उनकी उस पे हम बात कर रहे हैं और एक जो प्रॉब्लम है और क्यों तनकीद हो रही है वो इसलिए कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सी चीज़ें थीं जो कि हम 18वीं तरमीम में ला सकते थे। न सिर्फ वो चीज़ें नहीं आईं बल्कि 18वीं तरमीम पे अमल दरामद भी मियाँ साहब नहीं कर रहे। या CPEC का रास्ते की बात थी कि वेस्टर्न रूट पे तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इत्तेफाक हो चुका था। या जो 2017 के अंदर मरदमशुमारी की बात थी उसके अंदर बाकायदा एक मुआहदा लिखा हुआ हो चुका था, लेकिन अगर वो उन्होंने उससे इख्तिलाफ़ किया और वो फिर गए तो बहरहाल हम ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को पसंद नहीं करते और हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और हम एक प्रोग्राम देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हम अपनी परफॉर्मेंस और जो हमारा एक नज़रिया है मईशत का वो हम सामने रखना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर किस तरीके से लीड लेगा, पब्लिक सेक्टर की लीड लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा और उसके बाद जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वो जो थर में हम कर चुके हैं और थर में हम दिखा चुके हैं कि हाँ 54% इक्विटी जब हुकूमत सिंध ने डाली उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ
और इस वक्त 3600 मेगावाट। अच्छा ताज साहब, एक और मामले पे भी आपका कमेंट जरूर ले जाएंगे। 18वीं तरमीम की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से वो खबरों में है, इसका खात्मा क्या हो सकता है और पीपल्स पार्टी इसको बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है? नहीं, 18वीं तरमीम के रोल बैक पे किसी किस्म का कोई गुंजाइश उसकी नहीं है। अच्छा। ये हो ही नहीं सकता, ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सी दूसरी सियासी जमातें और लोग। यानी 18वीं तरमीम को हम कहते हैं कि नाकाफ़ी थी। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ें थीं, जजों की तकर्रुरी के बारे में, या एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था जो कि तमाम सियासी मुक़ादमात को, आइनी मुक़दमात को सुनता, वो तमाम जो था वो 18वीं तरमीम के वक्त मोहतरम मियां नवाज़ शरीफ साहब ने उसकी मुखालफत की और यहाँ तक गए कि उन्होंने कहा जी हम तरमीम होने नहीं देंगे अगर ये चीज़ें, हालांकि ख़ुद वो दस्तखत कर चुके थे इन चीज़ों पे। 18वीं तरमीम में ये बात थी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हैं। तो 18वीं तरमीम का रोल बैक, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रोल बैक वो खुद कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा मुस्बत कदम था जो कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियों ने उठाया था, और अगर वो उस पर कायम रहते तो फिर हालात ये नहीं होते। अब ये जो तरीक़ाकार है कि आप मुल्क के बाहर जाके 5 साल कारोबार करें और उसके बाद आके 4 साल 5 साल आप हुकूमत करें, ये तो नहीं चलता। आप सियासत में रहें। और हमने, आपको याद है कि जिस वक्त तहरीक हम चला रहे थे गुज़िश्ता हुकूमत के ख़िलाफ़, तो बार बार हमने कहा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब आएँ और क़यादत करें अपनी पार्टी के, वो नहीं आए। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, हमारे ठीक है, ये सियासी इख्तिलाफ़ात हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल कर देंगे। गुज़श्ता हफ्ते चिल्लास में एक माँ ने ममता और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की कि देखने और सुनने वाले दंग रह गए। रोशन बीबी अपने शौहर और 2 बच्चों के हमरा कराची जाने के लिए बस में बैठी थीं कि इस दौरान दहशतगर्दों ने बस पर फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते 9 मुसाफिर शहीद कर दिए, 25 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेकिन उस माँ की बात करते हैं जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए, उस बीवी की बात करते हैं जिसने अपने शौहर को बचाने के लिए कैसे वो ढाल बन गई। अपने जिस्म पर 6 गोलियां खा लीं, लेकिन अपने शौहर को, अपने बच्चों को किस तरह से उन्होंने बचा लिया। रोशन बीबी इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनके जिस्म में 3 गोलियां अभी भी मौजूद हैं। उनके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है। अभी उनके शौहर शाह बुलबुल जो कि साथ उनके मौजूद भी हैं, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह बुलबुल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्र सर, आप सुनाएं। सबसे पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपकी जो बेगम है उनकी तबीयत कैसी है? अब ज़रा ज़ेरे इलाज हैं, वो गोलियां अभी भी उनके जिस्म के अंदर हैं? जी सर, अभी जो है ना 3 गोलियां अभी भी उनके जिस्म के अंदर है। तो कल नहीं परसों डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में जो मेन गोली जो लगी हुई है, तो उसके हवाले से कुछ हमें थोड़ा वो कह रहे थे कि भाई हम उसको अगर निकाल भी लेंगे तो उसको जान को शायद ख़तरा है, उसके ब्रेन के लिए ख़तरा है। अच्छा। तो उसको फ़िलहाल हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड पेचीदा वो होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई बाकी इनका ऑपरेट कर रहे हैं, अंदर उसके जिगर में ज़ख्म है, उसके गुर्दे डैमेज हुए हैं थोड़े से, एक पसली भी शायद टूटी हुई है। तो उनको वो देख रहे हैं, फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि भाई उसके बाद फिर जो है ना उसको भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसका वो डिसेबल होने का ख़तरा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखना है, इस तरह हमें कह रहे थे। बिल्कुल शाह बुलबुल, बहुत सारी दुआएं उनके लिए, रोशन बीबी के लिए कि अल्लाह उनको बहुत जल्द सेहतियाब करे और बहुत जल्द वो अपनी फैमिली के दरमियान मौजूद हो, अपने बच्चों से दोबारा मुलाकात भी कर सकते हैं। और जाहिर है उनकी दिलेरी की, उनकी बहादुरी की मिसालें, एक माँ किस तरह से अपने बच्चों की ढाल बन जाती है, अपने शौहर की ढाल बन सकती है एक बीवी, ये मिसाल कायम की है रोशन बीबी ने। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगी शाह बुलबुल के थोड़ा बताइएगा कि उस वक्त वाक़या हुआ क्या था, किस तरह से गोलियां लगी, किस जगह पर आप लोग एग्जैक्ट किस पॉइंट पे थे और किस तरह से दहशतगर्दों ने हमला किया बस पर? जी, हम जो है ना ये कराची सेटल होने का सोच रहे थे, एक छोटे से प्लान बनाए हुए थे। उस पर यह हुआ कि हम 2 तारीख को वहाँ से गज़र से हम पिंडी की बस में बैठे हुए थे, केटू बस में। तो वहाँ से निकल के कोई 6-7 घंटे सफ़र कर चुके थे और चिलास से कोई 25 मिनट आगे निकल चुके थे। तो उसी टाइम पे 6:25 हो चुके थे। तो 6:25 में आपको पता है कि गांव में तो बहुत ही अंधेरा होता है।
तो वहाँ पे ये हुआ कि फिर जब मुझे थोड़ी सी जो ना तबीयत ख़राब हो गई, कुछ नींद में था, तो 5 साल की बच्ची मेरे गोद में थी और 2 साल का बच्चा उनके गोद में था। वो शीशे के साइड पे बैठी हुई थी, तो अचानक से जो ना फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने सबसे पहले उसके हाजिर दिमागी को मैं बाहर वैसे उसके हिम्मत को मैं दाद भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि बच्चे को उठा के जो ना सीट के नीचे डाल दिया, फिर बच्ची को भी मेरे गोद से उठाया, वो एक साइड पे उनको डाल दिया। फिर मुझे जो ना थोड़ी सी धक्का लगा के उसने नीचे उनके ऊपर गिरा के खुद आके हमारे ऊपर ढाल बन के, यानी वो लेट गई। उसने फिर चिल्लाने लगी, जब तो मैं भी उठा था कि यार बस बच्चों को बचाना है, कुछ फायरिंग हो रही है, बस सर नहीं उठाना है, सर नीचे की तरफ करो और बच्चों के ऊपर लेट जाओ, इस तरह करके जो ना हमारे ऊपर वो लेटी हुई थी। तो फिर उसमें ये हुआ कि वो बेचारा ड्राइवर जो ना गाड़ी भगाने की कोशिश किया, तो सामने से एक ब्रेस्ट मार दिए, तो वो भी शहीद हो गए वहीं पे। फिर गाड़ी जब तक एक थोड़ी सी आगे जाके उतराई आई हुई थी, तो उस पर जो ना गाड़ी खुद ब खुद नीचे चली गई। तो उस पर ये हुआ कि हम बस सर पकड़ के नीचे ऐसे बस क़यामत का मंज़र देख रहे थे कि अब पता नहीं ऊपर अगर सर खड़े हो जाएं तो गोली मारते हैं, अब नीचे लेटे रहें तो गाड़ी जो है ना दरिया की तरफ शायद चली गई। ये सोच रहे थे कि बस अब तो नीचे तो खाली दरिया है और खाई ही खाई है वहाँ पे उस इलाके में। तो उस पर यह हुआ कि सामने से एक सीमेंट बड़ा लोड ट्रक आ रहा था, तो जाके शायद एक झटका सा महसूस हो गया, तो उसके साथ टकरा के वो जो ना पहाड़ की साइड पे आके रुक गई। तो उस पर यह हुआ कि अचानक वो ट्रक के साथ जो है ना वो टकराने के बाद उस पर आग लग गई। तो फिर शायद बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, या तो हम उनके रेंज से जो ना थोड़ा दूर हो गए, या तो ये हुआ कि शायद आग लगने के बाद वो समझ गए होंगे कि अब तो बस ये ज़िंदा जल के ख़त्म होंगे। तो फिर कोई 40 सेकंड शायद इतना हम लेटे रहे कि इंतज़ार करते रहे। फिर फायरिंग थोड़ी सी रुक गई, तो फिर वाइफ ने कहा कि यार बस जल्दी बच्चों को बाहर निकालो। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को उठाया, फिर वहाँ से एक तो ये हुआ कि वो सारे जो ना ज़ख्मी हो गए, कोई बेचारे शहीद हो गए थे। तो उस बस के बीच में जो थोड़ी सी रास्ता है उस पर सारे जो ना कोई गिर चुके थे, कोई सांसें ले रहे थे, खाली खून ही खून। वहाँ पे जो ना वो हमारे शूज़ भी वहाँ पे उनके बीच में कहीं फिसल गया। बस हमने कोशिश किया कि किसी के ऊपर पाँव ना आ जाए, फिर उनको उठा के बहुत मुश्किल से हमने बाहर। और ऐसे में भी शाहबुल मैं बहुत हैरान भी हो रही हूँ, और शायद हैरान नहीं भी होना चाहिए कि माँ की बहादुरी की यहाँ पे बात हो रही है कि उस टाइम पर भी 6 गोलियाँ जब लगी हुई हैं, लहूलुहान है और कुछ पता नहीं है कि सिचुएशन क्या चल रही है, अपनी जान बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन उस दौरान भी उनके यही एक आपसे बात थी कि वो कह रही थी मेरे बच्चों को बचा लो किसी तरह, इनको लेकर किसी तरह से कहीं और चले जाओ। तो बहुत बहुत हिम्मत को दाद देने की बात है कि अपनी जान की भी किसी तरह से परवाह नहीं की। आप ये देखें ना कि सबीन, वो दहशतगर्द हार गए और वो रोशन बीबी जीत गई। एक माँ जीत गई और दहशतगर्द हार गए। मालूम नहीं था दहशतगर्दों को मुकाबला किस माँ से, किस हिम्मत और हौसले वाली माँ से है। शाह बुलबुल बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं रोशन बीबी के लिए, अल्लाह ने जल्द सेहत करे। वाकई मिसाल बनी है रोशन बीबी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पहले हम ये सुनते थे और यही देखते थे कि एक काम करो और ज़बरदस्त अंदाज से करो, बस वही काम करते चले जाओ। लेकिन अब ज़रा दौर बदल गया है। अब लोगों की कोशिश ये होती है कि फॉर एग्जांपल सुबह के वक्त वो एंकर हैं तो शायद दोपहर में वो शेफ़ हो, शाम में शायद वो फिटनेस ट्रेनर हो। अच्छा, अंदर की भी एक अर्ज होती है ना, हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, मुझे ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। क्योंकि अब मेरा ख्याल है डिमांड ऐसी हो गई है हर जगह की कि आप किसी भी महफिल में बैठ रहे होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उस चीज़ का थोड़ा बहुत तो कम से कम या यूँ कह लेते हैं सबीन के ज़ाहिर हालात भी थोड़े चेंज हुए, लेकिन इंसान कहता है या सोचता है एक ज़िंदगी मिली है, एक काम करके क्यों सर्व कर दूँ। सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ या मैक्सिमम जो मैं कर सकता हूँ उसकी बात करता हूँ। तो आज यही हमारा मौजू है और इसके लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, थिएटर से इनका आगाज़ बल्कि स्कूल से, जिस तरह से वो चाहे शेक्सपियर हो या दीगर ड्रामे, स्कूल से जैसे उनको मौका मिला उस पर थिएटर हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, ज़बरदस्त अदाकारा। और अभी जो नया उनके हवाले से मैं जान पाया हूँ कि वो अब क्लासिकल सिंगिंग की तरफ आई हैं। अरे वाह। कैफ गजनवी की हम बात कर रहे हैं। 2021 का ड्रामा याद होगा, हम कहाँ के सच्चे थे। वैसे तो बहुत से ड्रामे, लेकिन वो मेरे ज़हन में सबसे पहले आ गया। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। नो डाउट व्हाट आर डायलॉग डिलीवरी। कैफ ज़बरदस्त अदाकार हैं जी। तो आज साथ मौजूद है कैफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए कैफ। पहले बताएं दिन का आगाज कैसे होता है आजकल आपका? दिन का आगाज, जब दिन ढलता ही नहीं है तो आगाज कैसे होगा। इतना शोर होता है मेरे घर में हर 2 घंटे बाद मेरे बेटे का, क्योंकि वो दूध मांगता है, छोटा है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि दिन आगाज अच्छा क्या है वैसे
साइकिल है। हाँ, अच्छा कितनी हैट्स आप पहनती हैं? जाहिर है एक्ट्रेस भी हैं, आप सिंगिंग भी सीख रही हैं और जाहिर है माँ भी हैं, बीवी भी हैं, बेटी भी हैं, कितनी हैट्स पहनती हैं और कैसे मैनेज करती हैं आप खुद? मैनेज हो जाता है, मेरा ख्याल है। हमें इस तरह की जिंदगी में धकेला जाता है, कोई बोलता तो नहीं है कि मैंने जाना है, या शायद हम चूज करके आते हैं अपने हर्डल सारे उस दुनिया से, दूसरी दुनिया से। लेकिन उसमें हमें जो भी मिलता जाता है उसको संभालने की सलाहियत जो है वो मेरा ख्याल है खुद ही अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि हम लोग सर्वाइवर्स हैं। हम लोग जो भी मखलूक है अभी नजर आ रही हैं वो बेस्ट वर्जन्स हैं उस पर्टिकुलर जीन का। तो मुझे लगता है कि मैं साइंटिफिक थोड़ा सा सोच रही हूँ उसको इस तरीके से। तो मेरा ख्याल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो हमें बहुत सारी चीजों को सिखा देता है, बजाय वो हैट पहनना वो हम पे डाली जाती है, फिर उसको हमने उसको झेलना होता है। मतलब वो वाली बात है कि सर पे पड़ जाए तो बस कर गुजरता है इंसान, करनी पड़ती है, उसके बाद तो कोई और ऑप्शन भी तो नहीं होता ना। लेकिन मेरा ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ समझना कि हम अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर की जो रूह है, हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। 3D 4D को समझते हैं, 5 डिमेंशंस और 11 डिमेंशंस तक जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी कुव्वतें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर इस दुनिया में अपने आप को कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। मेरे ख्याल यही हमारा यहाँ पे आने का मौकफ है, इस दुनिया में आने का, इस जहान में आने का। तो उसको जब खोज लगाना शुरू करें, उसको उसकी जब हम परखना उसको शुरू करें कि किस किस तरीके से खुदा ने हमें क्या क्या नेमतें अता की हैं जिससे हम अपने आप को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बहुत जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, लेकिन कैफ अगर मैं एक खातून की अगर बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि खवातीन जब बहुत ज़्यादा हैट्स पहनती हैं और जाहिर है वो ये ख्याल भी होता है कि अच्छा अपने प्रोफेशन में भी हैं और जाहिर है फिर पर्सनल लाइफ भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, ऑब्वियसली एक अच्छी दोस्त भी है। अगर खातून के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ना खवातीन शायद अपने आप को भूल जाती हैं उस सारे दौरान में कि वो खुद भी हैं और किसी तरह से उन्हें अपने आप को भी वक्त देना चाहिए। इस हवाले से आप इसको किस तरह देखती हैं आप? अच्छा, मैं इसको आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात करना, लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव से देखिए थोड़ा सा कि ये सिर्फ औरत नहीं, ये मर्द के साथ भी हो रहा है। मर्द भी बहुत सारे अपने निभाए जा रहा है, रोल्स निभाए जा रहा है, ड्यूटीज किए जा रहा है, लेकिन उसको ये समझ इंसान को कर ले, बतौर इंसान हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हम लोगों का अपना आप जो है वो है क्या। और इसलिए बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग 98% हमारी जो आवाम है वो एक जगह जाके एक उम्र के हिस्से में आके, जिसे अधेड़ उम्री कहते हैं, जो एक बड़ा खूबसूरत वक्त होता है दोनों मर्द और औरत के लिए, ताकि वो, क्योंकि वो बहुत सारी बचपने की जो उसकी अंदर एक जद्दोजहद चल रही होती है, कश्मकश चल रही होती है, उसको पार कर चुका होता है, उसको समझने की अब उसको कंट्रोल करना आ जाता है, उस उतावलेपन को। और ये वो वक्त होता है जिसमें हम बैठकर सोचना शुरू करते हैं कि अब हम हैं क्या और हमने क्या बोया, क्या पाया, क्या खोया। ये सब कश्मकश जब इस अधेड़ उम्री में आती हैं तो इस हम को पार करने के बाद हमें अपना आप बहुत अच्छा समझ में आता है। लेकिन सोसाइटी, हमारा जो माशरा है वो इतने गलत क्या कहूंगी, ट्रेडिशंस कह ले, कितनी गलत सकाफतों को लेकर ऊपर चल रहा है, जिसमें इज्जत आ जाती है, जिसके अंदर अना आ जाती है, जिसके अंदर हमारे तौर तरीके, जिसके अंदर हमारे घर का ये तरीका, हमारा हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये इस चीज में इतने गड़ जाते हैं कि सही और गलत का हिसाब हमारे हाथ से निकल जाता है। और जब हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए सही और गलत क्या है तो हम गुम हो जाते हैं। और ये मैं औरत और मर्द दोनों के लिए कह रही हूँ। और जब वो हम गुम हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, तो हमें अपना आप ढूंढने का फिर मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमने वो अपने अंदर कल्टीवेट ही नहीं किया होता। माँ बाप को भी इल्जाम बहुत बड़ा जाता है, क्योंकि आप जब अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ रहे होते हैं तो ज्यादातर माँ बाप को ये समझ में ही नहीं होती कि उन्होंने वालिदैन बनना कैसे। और वालिदैन बनने के लिए वो एक जो भरपूर संपूर्ण, ये मैं लफ्ज संस्कृत का इस्तेमाल करूंगी, बहुत खूबसूरत लफ्ज है ये,
इसमें एक ऑलराउंडर बनना होता है, जिसके अंदर आपने मुश्किल से मुश्किल टॉपिक, मुश्किल से मुश्किल सीख अपने बच्चे को देनी होती है, और वो सीख जो है वो होनी चाहिए जो कि उसके लिए सही हो, ना कि आपके घर वालों के लिए सही हो। तो बेटी को और बेटी को जो स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है, जिस लैंग्वेज से हम लोग उनको बड़ा करते हैं, वो लैंग्वेज इतनी टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि उसका आपस में कोई मिलाप नहीं होता, कोई ब्रिज नहीं होता। तो औरत अपनी जगह पर एक बहैसियत इंसान गुम हो जाती है, खो जाती है, और मर्द अपनी जगह पर, और फिर एक ये साइकिल जो है वो एक अजीब सा साइकिल चलता रहता है। फिर आज आप देख रहे हैं जो हालात है, जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से तनाव में हैं, वो फिर होना शुरू हो जाता है। ये सवाल भी मैं यहीं पे करूंगा। आपने तनाव का लफ्ज़ यूज़ किया, वाकई आजकल यही हमें नज़र भी आता है, रिश्तों में भी, वैसे भी पर्सनालिटीज़ में भी खिंचाव, तनाव नज़र आता है। मैं आपसे पूछूंगा कैफ, ऐसे किसी मोड़ पर, ऐसे किसी परेशानी के मोड़ पर आप क्या करती हैं? यानी अगर आज हमारा मौजू भी आगे चलकर कि जब मूड अच्छा ना हो तो आप क्या करते हैं, तो ये सवाल आपसे भी करूंगा, मूड अच्छा ना हो तो आप क्या करती हैं? मूड अच्छा ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अब कल्टिवेट करना शुरू की है काफी, और अभी पूरी मेरी मुट्ठी में वो हाथ में नहीं आया वो पावर प्रॉपर, मैं अपने सांस को सुनना शुरू करती हूँ और सांस को समझना शुरू करती हूँ कि मेरे जो सांस मैं ले रही हूँ वो मेरे अंदर और बाहर कैसे निकल रहा है, क्योंकि ये सांस एक वाहिद चीज है जो हमें जिंदगी का एहसास देती है और हमें हमारी रूहानियत से मिलाती है। और ये अगर इस एक्सरसाइज को हम कल्टीवेट कर लें तो ये हार्डली इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जो रियाजत है वो सालों की है। तो जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं सांस प्रैक्टिस करना शुरू करती हूँ। अच्छा कैफ, बातें तो जाहिर है बड़े मजे की, बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन हमारी चल रही थी और इस पे मजीद बात भी आगे हम जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ अभी जिस तरह मुझे शोएब ने बता दिया इतना अच्छा गाती हैं और क्लासिकल मौसीकी की तरफ भी अब आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ हमें सुना भी दें। नहीं अभी मुझसे ना कुछ गवाइएगा ना, मैंने रियाज किया हुआ है और मैं सारी रात की जागी हुई हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे आज रात बहुत तंग किया है और कल रात में देखिए वो तो तंग करेगा, वो तो आगे भी तंग करेगा। नहीं कैफ वो आगे भी तंग करेगा, तो ये बहाना नहीं चलेगा। सही कह रहे हो, मैं अभी इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ चैनल के ऊपर, लेकिन मंच जो होता है ना पैदाइशी होता है। तो अच्छा, वैसे कैफ कितना टाइम हो गया क्लासिकल सीखते हुए जो आपने इस तरफ को एक्सप्लोर करना शुरू किया है? 3 साल, बाकायदा 3 साल हुए, और 3 साल में मैं पहले बहुत सारे घरानों के उस्ताद थे जिनसे मैं सीख रही थी। वैसे तो मैं सीख रही हूँ 21 साल की उम्र से, लेकिन मेरी जो एजुकेशन थी क्लासिकल सिंगिंग की वो कभी भी प्रॉपर तरीके से किसी ने की नहीं, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगता है क्योंकि मैं एजुकेशन से काफी बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, मीडिया से भी पहले से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे जो घराने हैं जिनको हम मिरास कहते हैं, उन घरानों की जो मिरास है उनको वो मरती जा रही है, उसके अंदर कोई वो नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा। और वो जो इक्का दुक्का चेंज लेकर आए हैं, जिसमें अगर कवाली की हम बात करते हैं तो नुसरत फतेह अली का नाम सामने आता है, मियां कवाल का नाम सामने आता है। ये वो कवाल थे जिन्होंने नई कवालियां इंट्रोड्यूस कराई हमारे मुल्क में। लेकिन आज की जो कवाल घराने के लोग हैं वो अपनी बहुत पुरानी सकाफतों को चलाते हुए आ रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बोरियत क्या होता है बेसिकली, आप अगर बहुत इंटर मैरिजेस करेंगे तो जीन्स की म्यूटेशन शुरू हो जाती है। जीन्स वही, क्योंकि उनको कोई वो नहीं मिलता, चैलेंज नहीं मिलता, तो वो कोई और शक्ल उन्होंने बनानी नहीं होती, उन्होंने उन्हीं चीजों के साथ काम करना होता है, तो बहुत सारी बीमारियां भी उसके अंदर आ रही होती है। इसी तरह कल्चर भी है, अगर कल्चर के अंदर हम नई चीजें नहीं लेकर आएंगे, अपने आप को टटोल के कोई नयापन नहीं लेकर आएंगे, तो वो एक वक्त में आके बीमार होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चेंज बड़ा जरूरी होता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना और उसके बाद उनको अडेप्ट करना, जाहिर है ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज भी होती है और जाहिर है इससे आप आगे बढ़ते हैं। कैफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।